इसमें इन्वायरमेंट साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, थोड़ी सी फिजिक्स है ना, सोशल साइंस भी है, पॉलिटी भी है इसमें, जो मीटिंग्स होंगी उसमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ोगे आप। तो ये जो इन्वायरमेंट साइंस है वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे चैप्टर्स का। रिसेंटली आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है ना, क्लाइमेट चेंज, उसी की देन है चैप्टर, उसी की वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है ना। तो पोल्यूशन नहीं होता तो हम ना ही पढ़ते इसको, ठीक है। तो अब हमने पोल्यूशन कर दिया है तो अब पढ़ना पड़ेगा वो ठीक कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको थ्योरी आती है तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा ऐसी सबमिट का जो शायद आपको ना बताओ, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। अब की बार मैं भूल रहा हूँ क्या क्वेश्चन था, कोई सबमिट का क्वेश्चन था, फ्रांस से रिलेटेड था कुछ, तो इस तरीके। लेकिन 4 क्वेश्चन आप इसमें से 100% कर दोगे अगर आपने एक बार भी थ्योरी इसकी रीड कर ली ना और कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपके 4 क्वेश्चन रीड हो, मतलब 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को सुनाई दे रहा है क्या? हाँ फिर बता दिया करो ना बोल के, ठीक है। तो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है। एक टर्म होती है फ्लोरा एंड फ्यूना, आपने कभी सुना हो तो। फ्लोरा मतलब जो प्लांट से रिलेटेड, और फ्यूना मतलब एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ना 2 ही किंगडम होते हैं। इसको तो एक तो होते हैं प्लांट्स और एक होते हैं एनिमल्स, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है ना कि बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, ठीक है। आज तक यही 2 स्पीसीज है जो किंगडम है, ये माने जाते हैं जो लिविंग है, बाकी सब नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में हम अर्थ, सोइल, प्लांट, वो जो है ना कि कंक्रीट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो जैसे ही हम उसकी बात करते हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की हम स्पेशली कहें तो पॉपुलेशन हम बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स है उस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन हम पॉपुलेशंस की स्पीसीज को भी हम पॉपुलेशन कह सकते हैं, कम्युनिटी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन होता है कि एक जगह जब लोग एक इकोसिस्टम में रहे। अब मैं वर्ड बता रहा हूँ ना, इकोसिस्टम, अभी आप उसको भूल जाओ, बस जो बता रहा हूँ वो सुनो, मैं आगे बताऊंगा इकोसिस्टम क्या है। तो मतलब एक कम्युनिटी में जैसे हम रह रहे हैं, जैसे इंडिया की क्या पॉपुलेशन, हम बोलते हैं ना कि भाई पॉपुलेशन क्या है। जैसे आप रिसर्च पढ़ोगे तो रिसर्च में भी दो आएगा, जब आप सर्वे करोगे सैम्पलिंग मेथड में दो होता है। जो सैम्पलिंग मेथड होता है उसमें एक तो होता है सैम्पलिंग, ठीक होता है, और सैंपल होता है, और एक होता है पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो आप एक सबसेट पॉपुलेशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया में रिसर्च करनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है इंडिया की, है ना, तो मैं वो रिसर्च करूंगा। तो उसमें भी मुझे इंडिया में, पूरे इंडिया पे तो रिसर्च करता नहीं, तो उसमें भी आपको एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया हरियाणा, ठीक है। तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में हरियाणा एक सबसेट हो गया। तो कैसे चलता है कि जैसे पूरी पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की, तो इसमें से मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया एक, तो इसको सैंपल बोलते हैं जो सबसेट होता है। उस पर हम एक्सपेरिमेंट या सर्वे करते हैं, क्योंकि होल पॉपुलेशन पे सर्वे नहीं होता, ठीक है। एक ही केस होता है जो पूरी पॉपुलेशन पे सर्वे होता है, वो होता है हमारा सेंसस, जो जनगणना होती है। अभी तो नहीं हुई है, 2011 के बाद 21 में होनी थी। तो उसमें हम पूरी पॉपुलेशन पे सर्वे करते हैं। नहीं तो बाकी जितनी भी रिसर्च होती है उसमें एक हम स्पेसिफिक सैंपल पे करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि होल पॉपुलेशन पे सर्वे करना इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और ना ही टाइम होता। तो ये एक हम जनरल ट्रेंड निकालते हैं। तो जैसे इलेक्शंस के भी सर्वे होते हैं, अलग अलग चीज़ों के सर्वे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पॉपुलेशन होता है वो होल कम्युनिटी को डिनोट करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टर्म आएगी, बस आपको ये याद रखनी है जस्ट। ये नेटेलिटी होता है, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, पॉपुलेशन में। अब ये 3 टर्म आपको याद रखनी है। एक होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन होता है कि जो इंडिया से बाहर लोग जाते हैं, है ना, ठीक है। जैसे रशिया के बर्ड्स यहाँ आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। यहाँ झज्जर के पास एक वो है लेक है, मैं नाम भूल गया उसका, नहीं नहीं नहीं, जिंदावास झील है यहाँ,
एक गांव है झज्जर में। तो ये माना जाता है वहाँ जो जो यूरोप के जो रशिया से आते हैं ना बहुत सारे बर्ड्स आते हैं अभी फरवरी के महीने में, जनवरी और फरवरी के महीने में आना। तो इमिग्रेशन बोलते हैं। जब आप न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन पढ़ोगे तो उसमें कहेगा कि बर्ड्स आर इमिग्रेटेड फ्रॉम दैट कंट्री इन इंडिया। तो इमिग्रेशन होता है जब अपने देश में कोई आता है, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आए तो इमिग्रेंट हो गया हमारा, और हम कहीं गए तो हम क्या हो गए, एमिग्रेंट हो गए, तो हम एमिग्रेशन होता है, ठीक है। और माइग्रेशन होता है विद इन कंट्री। जैसे बहुत बार जब कोविड लगा हुआ था तो कोविड में एक क्वेश्चन आया था कि लेबर ने माइग्रेशन किया बहुत, है ना। जो मजदूर थे जो है ना कि अपने कोई बिहार जा रहा था, कोई उत्तर प्रदेश, कोई हरियाणा आ रहा था, तो अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। तो हमने वहाँ कभी भी एमिग्रेशन और इमिग्रेशन वर्ड यूज नहीं देखा। तो ये कहता है माइग्रेटेड लेबर आपने बहुत बार सुना हुआ न्यूज़ में, हेडलाइन में काफ़ी चर्चा का मुद्दा था। तो उसमें माइग्रेशन का मतलब होता है जब विद इन कंट्री हम माइग्रेट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, ठीक है। बस इतने ही मीनिंग आपको याद रखने हैं। आपको कहीं इमिग्रेशन आ जाए स्टेटमेंट, तो इमिग्रेशन का मतलब है कि इंडिया से बाहर जाना, और इमिग्रेशन का मतलब है बाहर से इंडिया में आना, ठीक है। अपने यहाँ इतनी समस्या नहीं, लेकिन यूरोपियन अमेरिका जैसी कंट्री में आप देखोगे तो इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है। अमेरिका ये माना जाता है कि एक बार कोई अमेरिका में आ गया ना तो वहीं का सिटीजन ट्रीट होता है, उसको निकालते नहीं अपनी कंट्री से। वो उनकी पॉलिसी है बहुत सारे नेशंस की। तो वहाँ ये सबसे चर्चा में जो इंटरनेशनल न्यूज़ होगी ना उसमें इमिग्रेशन का मुद्दा। और एमिग्रेशन होता है जो अपने देश से जाते हैं, और माइग्रेशन होता है विद इन कंट्री वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये है आपको समझ में, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन का प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी एक चीज़ होती है, ठीक है। मेनली फूड वाटर, ये तो कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। इसमें जो एक चीज़ याद करने की है वो ये है कि कई बार पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ लेते हैं कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो जितनी हमारी पॉपुलेशन हो टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय जितना स्पेस। स्पेस का मतलब हम इसको पर किलोमीटर में वो करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बताते हैं कि इस एरिया की कितनी डेंसिटी है। जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो बड़े बड़े शहर है। हो सकता है कि दिल्ली के अलावा जो स्टेट है रोहतक की कम पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रोहतक जैसे जुलाना है या लोकल शहर है उनकी यहाँ से भी कम डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब होता है कि उसमें कितना जो है ना कि लोग रह रहे हैं, कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। बहुत जगह ऐसी है जैसे आप जाओगे हिली एरियाज में, उत्तराखंड में या हिमाचल में, वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटीज है ना। वहाँ आपको मिलेगा कि किसी गांव में जो है ना कि टोटल एक गांव है, कोई बता रहा था एक दोस्त, उसके गांव में 16 ही वोट है, बस पूरे गांव में 16 ही वोट है। तो उस गांव की पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख लो कितनी होगी, उनका एरिया कितना होता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो, तो अगर जो मैथमेटिकल में वो करें तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना। मास का मतलब ये पॉपुलेशन है और वॉल्यूम का मतलब वहाँ कितना स्पेस है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि जो टर्म इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट कहाँ से है, क्वेश्चन आता है कि भाई आपकी इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इन्वायरमेंट जो वर्ड आया है वो इन्वायरनर से आया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है डायरेक्ट कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें जब हम जो डिराइव्ड है फ्रेंच वर्ड से, कई बार पूछ लेते हैं कि ये रशियन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, लेटिन है, किस तरीके का वर्ड है। फ्रेंच वर्ड से आया, इन्वोर्नर जो है ना कि वर्ड से आया। इसमें भी कई बार आपको कई ऑप्शन देके पूछ लेगा, ठीक है। और उसका मतलब टू साउंड होता है। और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, तो 1986 के बाद भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, लेकिन जो सबसे मेन माना जाता है शुरुआत में, वैसे 1972 में भी आया, आगे हम पढ़ेंगे। तो 1986 के अकॉर्डिंग जो हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, वैसे तो हमने लिटरल ऑब्जेक्टिव जो मीनिंग समझ लिया, वो तो इसका मतलब यही है ना कि भाई दो तरीके के मीनिंग होते हैं किसी भी चीज़ के। एक तो होता है डेनोटेटिव, आपने सुना हो तो, और एक होता है कोनोटेटिव। डेनोटेटिव होता है डिक्शनरी वाला, इसका मतलब मैं कह रहा था ऑब्जेक्टिव जो चीज़ें होती हैं। और कोनोटेटिव होता है सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो इसका
सब्जेक्टिव मीनिंग हो गया, सॉरी ऑब्जेक्टिव हो गया डिक्शनरी का। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती है। किसी के लिए इन्वायरमेंट कुछ हो, मेरा इन्वायरमेंट जब हम बात करते हैं लोकली कि हमारा भी एक इन्वायरमेंट है क्लास का, कहते हैं ना कि आपका जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसी आपकी परवरिश होगी। तो इन्वायरमेंट मतलब विद रेफरेंस अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग जगह यूज होता रहता है इन्वायरमेंट वाइज, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि जो इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं 86 के, जो भी जितना भी हमारा फिजिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स है ना, फिजिकल का मतलब है हमारा जितना भी लैंडस्केप है ना, और बायोलॉजिकल का मतलब है कि जहाँ जितने भी यहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है, चाहे वो वाटर्स में हो या जो है ना कि सरफेस पे हो अर्थ के, है ना, कई भी जितने प्लांट एंड एनिमल हो, पूरी बायोलॉजिकल सराउंडिंग है। फिजिकल जो है ना कि हमारे माउंटेन्स हो गए, सोइल हो गई, है ना, वाटर हो गया, मॉइस्चर हो गया, सारे नॉन लिविंग थिंग्स जो इसमें आते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। तो हम इन्वायरमेंट में क्या पढ़ते हैं बेसिकली, जो हम आगे बात भी करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक तो आपस में, है ना, विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना कि क्या फ्लोरा और फ्यूना के बीच में क्या इंटरेक्शंस है ना। दूसरा इनकी जो है ना कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, फिजिकल थिंग्स है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है। तो पूरी की पूरी स्टडी हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। एक टर्म है इसमें इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इससे पहले मैं बताऊंगा, जैसे टेक्नोलॉजी का पढ़ा था, एक टर्म आती है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि ये चीज़ें डिटरमाइन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में बहुत चीज़ें डिटरमाइन करता है कि भाई टीचर क्या पढ़ाएगा उसी तरीके से स्टूडेंट लर्न करेंगे, है ना। तो टीचर एजुकेशन में टीचर डिटर्मिनिज्म भी कोई टर्म नहीं होती, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे टीचर बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है ना क्लास में, जैसे गवर्नमेंट देश में डिटरमाइन करती है क्या होगा, इसी तरीके से अगर आईसीटी में क्वेश्चन आए तो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या है, कि टेक्नोलॉजी क्या डिटरमाइन कर रही है आज के टाइम पे। मोस्टली हो क्या रहा है कि जैसे मार्शल मैकलुहान ने कॉन्सेप्ट दिया, जो कैनेडियन स्कॉलर थे टेक्नोलॉजी के, और बहुत सारे स्कॉलर, कार्ल सेलबर्ग, मतलब बहुत सारे स्कॉलरों ने इस पे बात की है। तो आज का जो टाइम है, जो जिसको हम बोलते हैं GAFM, ये शॉर्ट टर्म बोलते हैं, गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो जितना भी टेक्नोलॉजी है ना, वो आज लोगों को डिटरमाइन कर रही है कि उनको करना क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक चलाओगे तो फेसबुक आपको ऐसी पोस्ट दिखाएगी, आप एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, है ना। मार्केट आपकी नीड्स क्रिएट करती है, आप मुझसे बेहतर समझते होंगे कॉमर्स में। तो मार्केट क्या करती है, नीड क्रिएट करती है। दो चीज़ें होती है, एक तो मुझे ज़रूरत क्या है ना, एक दूसरी चीज़ है मुझे दिया क्या जा रहा है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हो सकता है लोगों को जरूरत तो जो है ना कि देश में एजुकेशन की हो, ठीक है, लेकिन एजुकेशन पे कोई बात ही नहीं कर रहा हो। इसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि लोगों को हमें क्या देना है, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करती है। तो उस वर्ड को हम टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जैसे रील्स है, आप रील्स देखते ही चले जाओगे, आपको पता नहीं चला 5 मिनट गई या 10 मिनट या 2 घंटे या 3 घंटे, ठीक है। उसका एल्गोरिथम ऐसा है, और पहले तो मेहनत लगती थी। जैसे यूट्यूब का जो मैकेनिज्म था, ये था आप कोई डाल लोगे, कीवर्ड सर्च करोगे, फिर वीडियो आएगी, तब आप उसको क्लिक करके देखोगे। और इसमें तो आप क्या करते हो, स्क्रॉल करते हुए ऐसे, आपको कुछ नहीं करना, बैठे बैठे ऐसे करना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी डिटरमाइन कर रही है ना कि हम कितना टाइम स्पेंड, तो ये माना जाता है कि कोविड के बाद में जो टाइम स्पेन है लोगों का, उस एवरेज जो टाइम आ गया 6 to 7 आवर हो गया। इंटरनेट का जो यूज हो गया 24 आवर में से 6 to 7 आवर लोग मोबाइल पे लगाते हैं, ठीक है। ये रिसेंट रिसर्च थी। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हमें डिटरमाइन कर रही है एक टाइम पे, जो टाइम हम जो लिविंग जो ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन होती है, ऑर्गेनिक है कि जैसे हम आमने सामने हैं, और टेक्नोलॉजिकल कन्वर्सेशन है कि हम व्हाट्सएप पे जो है ना कि ऑनलाइन फ़ोन से जो है ना कि चैटिंग वगैरह, मैसेज हम सेंड वगैरह करते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, डिटरमाइन करती है बहुत सारी चीज़ें, हमें क्या चीज़ें पहननी है, हमें क्या खरीदना है, हमारा माइंड मेकअप कैसा हो। इतनी एडवर्टीजमेंट होगी तो वो आपको ये लगेगी यार अब तो ये तो चीज़ लेनी ही पड़ेगी, इसके बगैर तो सोसाइटी में आइडेंटिटी नहीं है ना। क्योंकि कैपिटलिज्म आपको बहुत सारा आइडेंटिटी क्राइसिस ऑलवेज देता है। मेरे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक ऐसी चीज़ है, वो आपके अंदर ना होने वाली इच्छाएं हमेशा पूरी करता रहता है ना। अभी जैसे आप पता नहीं पढ़ते हो यानी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है कल परसों ही, आपके शायद सब्जेक्ट में नहीं हो, लेकिन ऑक्सफैम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल की, वो रिपोर्ट जारी करती रहती है। तो उसने जारी की, इंडिया में जितनी टोटल प्रॉपर्टी है ना,
उसमें से 40% जो पूरी वेल्थ है इंडिया की, फॉर एग्जांपल इंडिया में 100 रुपीज़ है पूरे इकोनॉमी के, पूरे देश के, तो उसमें से 40 जो है वो 1% पीपल के पास है। तो वो कह रहे कि वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कि टेक्नोलॉजी ने इतना हमें वो कर दिया कि जैसे जर्नलिज्म में आप देखते होंगे, रवीश कुमार एक जर्नलिस्ट है, वो बोलते हैं कि जो है ना कि 1 GB डाटा ने 1 किलो आटा की कीमत खोल दी। मतलब हमें डाटा की चिंता रहती है आजकल, जो आटा है कि घर खाना बनेगा ही नहीं उसकी चिंता उसने खो दी, कि टेक्नोलॉजी आपको इतना ड्रीवन करती है ना। तो जब टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म वर्ड आए तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल डिटरमाइन कर रही है, हमारी हैबिट्स डिटरमाइन करती है, इवन हमारा बिहेवियर डिटरमाइन करती है ना। तो कभी मौका मिला तो इस पे बात करेंगे, टेक्नोलॉजी किस तरीके से ड्रीवन करती है, और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है ना। तो इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट दिया था 19th सेंचुरी में, तो उन्होंने ये कहा था कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी एक टर्म होती है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के टर्म है, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा हमें किस तरीके से रहना है ना, ये उनका मानना था उस टाइम पे। तो यूरोप का बिलीफ ये था कि कैसे जो है ना कि इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है हमारे कल्चर को। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो माउंटेन्स है, जो हिली एरिया, जो उनका अपना कल्चर है ना, ट्राइबल पीपल है उनका अपना कल्चर है, हम जो है ना कि प्लेन एरिया के पीपल है हमारा अपना कल्चर है। तो इन्वायरमेंट समवट डिटरमाइन करता है, लेकिन आगे जब आप बहुत ज़्यादा थ्योरीज पढ़ोगे तो टोटली इन्वायरमेंट डिटरमाइन नहीं कर रहा। आज का टाइम हो रहा है जैसे इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म में क्या है कि it developed first half of the 20th century. It is a belief that the environment puts limit on the people. मतलब totally determine नहीं करा, लेकिन environment limits put करता है, but does not determine how they will behave. तो वो तो एक जो है ना कि फिजिकल आइडेंटिटी है ना, इन्वायरमेंट तो अपने आप में कुछ नहीं है ना, प्लांट्स। तो जो ये माना जाता है पूरी दुनिया में, जब आप डार्विन ने थ्योरी दी थी स्पीसीज की, इवोल्यूशन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और जब उसने इवोल्यूशन बताया तो उसी टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने, अच्छा पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे मैम केमिस्ट्री का, तो मैं केमिस्ट्री में रिसर्च करता था, जो 19th-20th सेंचुरी के सेंसर्स है, वो मैं हिस्टोरियन भी पता चले कि बहुत बड़ा फिलोसफर हो गया, और हिस्टोरियन पता चले कि फिजिक्स में कोई थ्योरी दे गया। अब आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट चल रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। एरिस्टोटल क्या था? एरिस्टोटल इज ए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इज ए फादर ऑफ बायोलॉजी आल्सो। तो आप एरिस्टोटल की पॉलिटिकल साइंस में भी थ्योरीज पढ़ोगे और इसमें बायोलॉजी। और एरिस्टोटल में हम कम्युनिकेशन की पढ़ते हैं, जो रेहेट्रिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, परसुएसिव मॉडल जो हमने बताया था, है ना। तो इस तरीके के साइंटिस्ट हुए थे। तो मैं पता नहीं क्या बता रहा था, मेरे दिमाग से नहीं निकला। हाँ, तो इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म में ये क्या होगा कि इन्वायरमेंट है ना लिमिट्स पुट करता है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं करना। फॉर एग्जांपल इसका हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम इन्वायरमेंट के साथ वो करते हैं तो इन्वायरमेंट में नेचुरल डिजास्टर होते हैं। नेचुरल डिजास्टर कैसे होते हैं? जैसे कि उत्तराखंड में बाढ़ आई थी एक बार, सब कुछ वहाँ तहस नहस हो गया था। अभी जो सबसे, अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो जोशीमठ का सबसे जो है ना कि ट्रेंडिंग न्यूज़ है, ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है ये मीडिया में, कि जोशीमठ में जितने मकान थे वो सब दरक रहे और उनको जो है ना कि कितने लैक्स ऑफ पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है ना। कल को हम कह दें कि आपको रोहतक छोड़ के यहाँ से जाना है, इतना ईजी नहीं होता किसी को, क्योंकि आपका फिजिकल बाउंड्री नहीं होती, बहुत सारी इमोशंस जुड़े होते हैं उस जगह से। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हम जहाँ पैदा हुए हमें वहीं मरना है ना। आपके जो पेरेंट्स होंगे, जैसे आजकल क्या आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो तो जो वो मतलब के शहरों में आ रहा है, लेकिन पेरेंट्स नहीं कहते हम तो गांव में ही रहेंगे, है ना। तो इतना लगाव होता है। तो ये हो क्यों रहा है? अगर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे तो सारा का सारा इन्वायरमेंट के उससे हो रहा है ना, कि जो हमने इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी की है। तो ये आज का नहीं, 1972 या 76 में जो है ना कि जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने सर्वे करके बता दिया था कि भाई ये जो है ना कि यहाँ ये किसी ना किसी दिन होगा, आप यहाँ डेवलपमेंट रोक दो। तो जो डेवलपमेंट टर्म है ना, ठीक है, बहुत बार ये कहा जाता है कि नेता लोग और जो है ना कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डेवलपमेंट वी आर डूइंग फॉर द पीपल, ठीक है, लेकिन वो डेवलपमेंट अपने लिए कर रहे होता है। इतनी वहाँ जो है कि सुरंगें बनाई, उन्होंने रोड बनाए, जो पहाड़ है उनको कट किया, तो उससे क्या वो स्लाइड करेगा एक ना एक दिन, ठीक है। और सिर्फ ये जोशीमठ का नहीं मामला, उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ इस तरीके का। और इसी तरीके से जब वहाँ केदारनाथ में हुआ तो वहाँ पहले ही जो है ना कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने बता दिया था कि आप जो है ना कि यहाँ होटल्स की डेवलपमेंट कर रहे हो, यहाँ रोड बना रहे हो, ये जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से यहाँ डिजास्टर आएगा किसी न किसी में, ठीक है।
तो इन्वायरमेंट और साइंस की ये खूबी होती है कि हम आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। और जो आपको देखा होगा कि रिसर्च में जब आप पढ़ोगे हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस कोई अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस ऐसे नहीं होगा कि मेरा मन आया कि ये पंखा नीचे गिरेगा तो ये हाइपोथेसिस बन गई। हाइपोथेसिस होती है कि बेसिस ऑन द पॉसिबल फैक्ट्स, है ना, कि जितना मैंने लिटरेचर रिव्यू किया है ना उसके दौरान मुझे जितने प्रूफ मिले हैं उसके बेस पे मैं एक लॉजिकल स्टेटमेंट दूंगा। इलॉजिकल स्टेटमेंट हाइपोथेसिस नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं ये बताऊंगा पंखा गिरेगा तो मैं इसके साथ रीजन दूंगा। हो सकता है ये दीवार कमजोर है, मुझे पता है इसमें जो पेंच लगा है वो बिल्कुल कमजोर है, गिर जाएगा एक दिन, तो कोई ना कोई मेरी रिसर्च रही होगी, है ना। तो इसी तरीके से जो रिसर्चर होते हैं वो इन्वायरमेंट के भी रिसर्चर होते हैं। तो ये माना जाता है कि जो इन्वायरमेंट के रिसर्चरों को थोड़ी छूट होती है, अगर 19 है ना तो उसको वो 20 करके दिखा सकते हैं। अगर खतरा जो है ना कि 10 साल का है ना तो ये बता सकते हैं कि 8-7 साल में यहाँ जो है ना कि ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको मजा आएगा। हो सकता है कि आपने बायोलॉजी बहुत दिन से ना पढ़ी हो, है ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप इन्वॉल्व हो इसमें, ठीक है। क्या कोई नहीं, अब आपको लगेगा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ी है ना, तो आपको लगेगा नहीं आपने पढ़ी नहीं, आपको पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। फिजिक्स और जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं ना बहुत लिविंग सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ये नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना को आपको बताते हैं। अगर कोई अच्छे से समझाने वाला हो तो फिर मजा आएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और जो है ना कि इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म समझ में आया, ठीक है। मैं थोड़ा धीरे धीरे कराऊंगा क्योंकि आप लोगों ने काफी साल से किया नहीं है ये। अब टर्म आता है इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी क्या है, इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अर्नेस्ट हैक्कल ने टर्म दी थी। बहुत बार पूछता है कि इकोलॉजी टर्म किसने दी, अर्नेस्ट हैक्कल ने दी। अच्छा, मैं जो जो बताता जाऊँ ना वो बस नोट करते जाना, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी तो बहुत लंबी थ्योरी दी है, वो आपको समझने में काम आएगी। तो इसमें जो पहला इकोलॉजी क्या होती है, ये टर्म कॉइन की अर्नेस्ट हैक्कल ने, ठीक है। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो मैं बता रहा हूँ। हर जगह हम यही पढ़ेंगे कि हम जो एनिमल्स की या लिविंग बींग्स की, नॉन लिविंग बींग्स की या आपस में उनकी क्या इंटरेक्शन है। तो इकोलॉजी क्या है कि जब लॉजी होती है ना किसी के पीछे, जियोलॉजी है ना, जूलॉजी, तो वो मतलब होता है उसकी स्टडी होती है ना। तो इसी जू में जब हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, है ना, तो उनकी स्टडी होती है इस तरीके से। तो जब इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो इकोलॉजी में हम जो है ना कि स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर, ठीक है। तो इकोलॉजी में जनरली हम जो है ना कि एक साइंटिफिक स्टडी है और रिलेशन होता है किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है कि नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब जो वहाँ की फिजिकल आइडेंटिटी है, सोइल है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, उनके साथ जो इंटरेक्ट करता है। तो इकोलॉजी एक स्टडी होती है लिविंग बीइंग की दूसरे लिविंग बीइंग के साथ और जो है ना कि नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ, ठीक है। तो मैं एक और टर्म यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जब मैं बायोटिक का हूँ, दो टर्म होते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है। तो जब मैं बायोटिक का हूँ तो आप समझ जाना मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, और जब ए बायोटिक का हूँ तो समझ जाना कि मैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो इकोलॉजी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक, है ना, स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इकोसिस्टम को हम पढ़ेंगे क्या होता है अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो जो इकोलॉजी होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे भी, कम्युनिटी में, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें टर्म आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है ना, आगे भी आएगा कार्बन डेटिंग क्या है, इस तरीके से हुआ है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है कि ये क्या करता है कि जो ह्यूमन कंजप्शन है ना नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या है, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, है ना, जो लिमिटेड है ना, और जो है ना कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, नीचे से जो कोयला निकल रहा है, तो जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कंजप्शन इन कंपैरिजन टू द अर्थ इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजनरेट देम, कि उनको रीजनरेट कैसे कर रही है अर्थ, है ना, बहुत सारी चीज़ों को रीजनरेट नहीं कर सकती, है ना। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है कि ह्यूमन कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू अर्थ इकोलॉजिकल कैपेसिटी। तो उनकी जो हम इसकी
उसकी कैलकुलेशन करते हैं वो दो लेवल पे करते हैं कि एक तो माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल किस तरीके से कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, और एक मैक्रो लेवल पे किसी एरिया या नेशन को हम जो वो माइक्रो छोटा होता है और मैक्रो बड़ा होता है, आप पढ़ते होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो किसी नेशन का जो है ना कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, हो सकता है कि कोई नेशन ऐसा हो कि उसमें ऑयल का प्रोडक्शन ही हो, जैसे हमारी कंट्री में बहुत कम ऑयल का प्रोडक्शन है। हम जितना भी ऑयल है पूरी दुनिया की, जो अगर आपको थोड़ा सा कभी पॉलिटिकल साइंस या कॉमर्स में पढ़ा होगा तो पूरी दुनिया में जो है ना कि ऑयल पे इकोनॉमी घूमती है यूरोपियन कंट्रीज की, जो साउथ जो अरेबिक कंट्री है जितने भी, सऊदी अरेबिया, कुवैत, टर्की, जितने भी कंट्री है वो ऑयल पे चलती है उनकी इकोनॉमी। वहाँ जो है ना कि जैसे हमारे यहाँ पानी का ट्यूबवेल लगा होता है ना, वहाँ ऑयल के वो होते हैं कुएं, है ना, उसी पे जो है ना कि अमेरिका आज के टाइम पे जो जितनी भी एनर्जी का प्रोडक्शन है वो मोस्टली की मोस्टली ऑयल बेस्ड है। ऑयल को कह लो या COAL, कोयले को, ठीक है, जो अर्थ के नीचे फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, उसकी प्रोसेस अलग है कि हजारों साल तक जो है ना कि पेड़ कटते रहे, वो दबते रहे, उससे फॉसिल फ्यूल बन गए, ठीक है। आप साइंस पढ़ रहे हो और जो है ना कि इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो आप स्पिरिचुअलिज्म को थोड़ा साइड में रख देना, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है, यहाँ भगवान की वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैं पहले ही बता देना चाह रहा हूँ, है ना। बहुत सारे कहेंगे कि जो उत्तराखंड में आप वो जो है ना कि शिव जी नाराज हो गए थे, क्या नाराज हो गए थे भाई, आप 21st सेंचुरी में आके भी आप ये बात करोगे। इसी बात के लिए तो गैलीलियो साहब को जेल में भेज दिया था। आप जानते हो गैलीलियो ने कहा था, क्या गुनाह किया था। गैलीलियो का नाम तो सुना होगा ना, न्यूटन से पहले जो थे, न्यूटन का नाम सुना है, न्यूटन से पहले जो साइंटिस्ट थे, तो गैलीलियो ने, ये माना जाता है कि जो गैलीलियो ने सीढ़ियाँ लगाई थी उससे चढ़कर न्यूटन जो है ना कि पूरी दुनिया में फेमस हुआ। इसका मतलब है जो उसने रिसर्च की थी उसकी बेस पे न्यूटन ने ला दिए थे। तो गैलीलियो ने ये कहा था कि जो वहाँ बाइबल है ना, बाइबल में या हमारे भी धर्म ग्रंथों में, अगर गैलीलियो इंडिया में होता तो कहता कि गीता में ये लिखा हुआ हिंदू होता, अगर वो मुस्लिम होता तो वो कहता कि कुरान में ये लिखा हुआ है। तो क्रिश्चियन था, उसने कहा कि क्योंकि पूरी दुनिया में है ना चर्च के चारों तरफ जो है ये चर्च हुआ, उसके सेंटर के चारों तरफ सारी पॉलिटिक्स घूमती थी, चर्च से कंट्री रन होती थी एक टाइम पे पूरी की पूरी। तो उसने कहा कि जो आपके अब हम भी गांव में देखते हैं तो जिसने साइंस नहीं पढ़ी तो यही कहेगा ना कि जो है ना कि सूर्य जो है ना कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। हमें भी यही लगता है ना ऑब्जेक्टिवली देखने से, तो सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बट लेकिन हमने साइंस में पढ़ा सोलर सिस्टम में ऐसा थोड़ा ना है ना। सन तो बीच में सोलर सिस्टम में यहाँ स्टेबल है, जो है ना कि अर्थ हो गए, बाकी प्लेनेट हो गए, वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप से, उससे पहले कोपरनिकस थे, तो उन्होंने देख के बता दिया यार नहीं, अर्थ तो नहीं घूमती, सॉरी सन तो नहीं घूमता, अर्थ घूमती है। अब ये बात कहते हैं उनके धर्म ग्रंथों पे क्वेश्चन उठ गया। तो एक टाइम पे जब, अब तो आई थिंक 1650 के आसपास का दौर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब आप उस सदी में देखो जो ना कि 17वीं सदी में एक आदमी बैठ के कह रहा है तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गलत लिखा हुआ है। आज जो हम हिम्मत करते हैं देश में, आज ही हिंदू मुस्लिम इतना हुआ रहता है, जब हम क्वेश्चन कर देते हैं, यानी आज ही जो है ना कि मैं कोई कमेंट कर दूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, अगर ऑफ रिकॉर्ड होता तो मैं कुछ चीजें बताता, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर दूं उसको ही बिल्कुल जो है ना कि लोग जो है ना कि ट्रोल, जो पूरा IT पे जो है ना कि उसको पता नहीं क्या क्या लिख देंगे। तो उस टाइम में जब गैलीलियो ने हिम्मत की कि जो है ना कि सन के चारों तरफ जो है ना कि जो है ना कि पृथ्वी घूमती है और सन स्टेबल है, तो उनके उस पे तो उसको ताउम्र जेल में डाल दिया था। उसको कहा था कि या तो आप इसको मानो कि ये नहीं होता, तो आप उल्टा कहोगे जो इसमें बाइबल में लिखा हो ये ठीक है, नहीं तो आपको वो लाइफ टाइम जेल में रहेगा गैलीलियो इस बात के लिए। तो उनका कंट्रीब्यूशन देखो। ऐसे ही साइंटिस्ट है बहुत सारे, जैसे आपने सुकरात का नाम सुना होगा, सुकरात ने भी क्वेश्चन किया था। सुकरात का आज पूरी दुनिया में एग्जाम्पल देता था, उसने जो क्वेश्चन करने की हो ना। हमारे इंडिया में क्या होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करते टीचर से, एक डर होता है ना, ये तो टीचर इतने अच्छे होते कि स्टूडेंट को इतना, और जो जिसने क्वेश्चन कर लिया हाँ क्लास के बाद में देख लूँगा, या फिर तेरे इंटरनल में मार्क्स मैं काट लूँगा। तो ऐसा इकोसिस्टम है हमारा, ये इकोसिस्टम होता है, मैं आगे समझाऊंगा जब इकोसिस्टम आएगा। तो एक इकोसिस्टम जैसे मेरी क्लास का इकोसिस्टम मैं खुद बनाऊंगा या आपसे मिलके बनेगा, वो
हम डिजाइन करेंगे भाई मेरी क्लास कैसी हो, मेरी क्लास ऐसी हो जिसमें सभी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये मेरा इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम ऐसा होगा नहीं आप चुप हो, 1 घंटा में आऊँगा और ज्ञान देकर चला जाऊँगा, ठीक है, आप ज्ञान सुनते रहना। एक ये इकोसिस्टम है। तो उस टाइम पे जब सुकरात था तो उसमें क्वेश्चन करने का ट्रेंड आया कि आपको कोई चीज़ सीखनी है ना, तो आपने सोक्रेट्स वो बोलते हैं उसको, आप फिलोसफी पढ़ोगे तो सोक्रेटिक तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन करो, चाहे गलत करो, बट यू हैव नीड टू क्वेश्चन ना। अब जैसे इसने क्वेश्चन किया, आप क्वेश्चन करते हो सकता है मुझे नहीं आए, तो क्या होगा, नहीं आएगा तो कोई धरती इधर उधर थोड़ा ना हो जाएगी, नहीं आएगा तो भाई देख के पढ़ लेंगे। लेकिन क्या था कि क्वेश्चन ही नहीं करते थे इस देश में पहले, तो सोक्रेट्स ने सबसे पहले ये डेवलप किया और उसी तरीके से वो लोगों को सिखाता था। और इसी तरीके से गैलीलियो, कोपरनिकस, तो जो हमारे पूर्वज साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने बहुत बलिदान दिया है। तो सुकरात को ये कहा था या तो आप मान जाओ, नहीं तो आपको जहर पीना पड़ेगा, ठीक है। और सभी के सामने उसने, अपनी फैमिली के सामने, पूरे जो वहाँ की कम्युनिटी थी सबके सामने उसको जहर पीना पड़ा और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन दिए लोगों ने, है ना। तो आज कोई भी बैठ के कह देगा ना अर्थ के चारों तरफ तो जो है ना सूर्य घूमता है, यही तो लड़ाई थी, उसने बाइबल पे क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो साइंस क्या करती है, आपको क्वेश्चन करती हुई चलती है। तो मैं बस 2 मिनट और लूँगा। साइंस की जो फिलोसफी होती है ना, साइंस ऐसी नहीं होती, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि साइंस बेकार है, और बहुत सारे साइंस वालों को ये लगता है कि आर्ट वाले और कॉमर्स वाले जो है ना कि लेवल के बच्चे नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो गांव में भी हमारे जिस एरिया में हम रह रहे हैं इसमें ये ट्रेंड होता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है उसको साइंस दिला दो। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्ट और कॉमर्स इसलिए दिलाते कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और अपनी रेलिवेंस होती है। अब साइंस वाला कॉमर्स की फील्ड में जो बिजनेस है उसमें नहीं जा सकता, और साइंस वाला बच्चा आर्ट के बारे में क्या बताएगा, है ना। लेकिन उल्टा होता है, साइंस वाले ज्ञान फैलते रहते, तुम्हें क्या पता, हम बताएंगे देश कैसे चलेगा। जिसको ये नहीं पता, अपने घर की अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आती होगी इसको, वो देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान देगा। तो जो डिसिप्लिन होता है ना कोई भी, उसकी अपनी रेलिवेंस होती है ना। तो जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हमें भी तब समझ में आई ये चीज़ें, नहीं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैंने देखा मेरे साथ में था कि उसके 96% थे CBSE में, PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री से एडमिशन होता, तो उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले रखी थी, तो जींद का था वो लड़का। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऑल ओवर कंट्री के बच्चे आते हैं। तो मैं बोला कि मैं आपने सोशल साइंस क्यों ली, आपके तो 96% है हिंदू कॉलेज सब में, तो KMC में ही था, सब में एडमिशन हो रहा था, मेरा भी सभी कॉलेजों में हो रहा था, लेकिन मैंने KMC अच्छा लगता था। तो फिर मैं पूछा कि मेरे 92 थे उस टाइम पे PCM में परसेंट 12th में, तो मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया। मैं आपने ये क्यों ले लिया, मतलब ये टाइम लगेगा अभी ये समझने में। और सच में मुझे टाइम लगा, 5-6 महीने बाद समझ में आया कि मुझे क्या रेलिवेंस होती है सब्जेक्ट की। तो आज इकोनॉमिक्स में करके कहीं किसी बड़ी कंपनी में या कहीं ना कहीं अच्छे उसमें इंस्टीट्यूशन में हुआ, है ना। तो हर सब्जेक्ट की अपनी रेलिवेंस है, लेकिन अपने हरियाणा जैसी सोसाइटी में लोकल जो हम होते हैं वहाँ साइंस वालों को बहुत अपर दर्जा मिलता है, कॉमर्स वालों को उनसे नीचे, आर्ट वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन पूरे देश में जो जो ये इन्वायरमेंट की जो इतनी बेकार हालत हो रखी है, पॉलिटिक्स के, जो आर्ट के जो है ना उनकी वजह से हो रखी है। अगर सबको इतनी पॉलिटिकल नॉलेज हो तो ऐसा नहीं हो, मैं बताऊंगा आगे मीटिंग्स में, है ना। तो जब मैं बात कर रहा था कि इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज का फुटप्रिंट्स जब हम निकालेंगे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का मतलब है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का कितना कंजप्शन करते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें ना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ना है, नॉन रिन्यूएबल को हमें बचाना। कौन बचा रहा है भाई, किसको फीवर है यहाँ, सभी जिसको कोयला जितना फूकना फूक रहा है, जिसको कार में जितना पेट्रोल डीजल चल रहा है चल रहा है। तो दो चीजें होती है, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ठीक कर सकता है, जैसे मुझे कहा जाए कि मैं फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग करता हूँ, तो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि तू खुद को बदल तभी तो दुनिया बदलेगी। मैं खुद को इतना बदल सकता हूँ कि मैं वो आदत छोड़ दूँ, ठीक है। जैसे आपको मैं कहूँ कि आप है ना पढ़ा करो, ठीक है ना, आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये आप पे लागू होती है बात, ठीक है। लेकिन आपके क्लास का टीचर ही नहीं पढ़ाएगा, आप कितना ही बदल लो, है ना। तो कुछ चीज़ें कलेक्टिव होती है और कुछ चीज़ें इंडिविजुअल होती है जो ठीक करने की होती है। तो जो इन्वायरमेंट का इश्यू है ना वो कलेक्टिव इश्यू है, वो इंडिविजुअल इश्यू नहीं है। वो उसमें पूरी दुनिया की गवर्नमेंट है और ये वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ इंडिया को भी नहीं कह सकते हम, पूरी दुनिया की सरकारें इसके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है ना।
कोई कम होगी कोई ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए सोलर पे बहुत कम लोग आ रहे हैं, जो मैं बता रहा था। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात है तो पूरा ऑयल पे चल रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उससे चल रही है। नहीं तो बहुत सारे आपने एक्सपेरिमेंट सुने होंगे, किसी ने पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी, किसी ने ब्रेकर में सोलर लगा दिया, इतनी एनर्जी, तो उस पर कभी प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होता, क्योंकि जो बहुत बड़ी जो आपके कॉमर्स आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट है वो उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट है ना, तो वो कभी डूबने नहीं देंगे इसको। तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन है और कितना प्रोडक्शन होता है वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पीसीज, पॉपुलेशन और कम्युनिटी की, ठीक है। जो स्पीसीज जो होती है, स्पीसीज क्या होती है, एक जो जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे फिश नहीं होती, फिश की अलग अलग स्पीसीज होती है, हो सकता है कि इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज होती है ना। हम हमारी जो इंडियन स्पीसीज है वो अलग मिलेगी आपको, और जो आप बिल्कुल कोल्ड एरिया में चले जाएंगे वहाँ की स्पीसीज अलग मिलेगी। तो स्पीसीज क्या होती है, एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है जो साथ रहते हैं, उसको स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज क्या होगा, बहुत छोटे सर्कल में होगा, ठीक है। तो स्पीसीज क्या है कि स्पीसीज एक सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट रिजेंबल ईच अदर, जो जिसमें एक दूसरे से रिजेंबल का मतलब है कि लाइक फीचर हो, है ना। मैं ऐसे नहीं कह सकता कैट को और डॉग को मिक्स करके उनकी स्पीसीज नहीं कर सकता, या ह्यूमन बीइंग को या प्लांट की स्पीसीज नहीं, प्लांट प्लांट्स की होगी, ह्यूमन बीइंग की होगी। तो सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो होता है उसके सर्टेन फीचर होते हैं जो एक लिविंग जो ना कि एक साथ रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ठीक है। तो इस स्पीसीज के जब बहुत सारी स्पीसीज एक साथ में मिला दूं मैं, वो एक जगह रहे, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक जगह रहती है तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी, ठीक है। आया समझ में? पॉपुलेशन क्या है कि पॉपुलेशन एक सेट ऑफ स्पीसीज है, जब नंबर ऑफ स्पीसीज एक जगह रहे उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। स्पीसीज लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो सबसे छोटी जो वो इसमें हम कम्युनिटी में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारी स्पीसीज, फिर पॉपुलेशन, फिर क्या है कम्युनिटी, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप एक बार इसको रीडिंग दे देना, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी हमने कर लिया, अब पढ़ते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, दो टॉपिक हो गए हमारे, एक तो हो गया हमारा इकोटोन, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया हमारा स्पीसीज। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है क्या, या फोन रख के चले गए? फोन रख के चले गए, है ना। आपके कभी कोई क्वेश्चन क्यों नहीं होते, बताओ, या इतना बेकार पढ़ाता हूँ कि क्वेश्चन कितने बच्चे? क्यों ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, आप बोल रहे हैं, हमारे आपकी आवाज हमारे पास आ रही है।